रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग को खत्म करने के लिए यूरोप और रूस के बीच वार्ता इसी महीने के अंत या जुलाई की शुरुआत में होने वाली है। जैसा कि पता चला है, यूरोपीय नेता इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वे मिलकर व्लादिमीर पुतिन से अल्टीमेटम के रूप में यूक्रेन में युद्ध विराम की मांग कर सकें। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का मानना है कि यूक्रेन ने इस युद्ध में पहल अपने हाथ में ले ली है और इससे बातचीत के लिए ऐसे मौके बन सकते हैं जो पिछले साल अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच तय हुई शर्तों से बेहतर शर्तों पर हो सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण है, अब यूरोप ने ही क्रेमलिन के साथ बातचीत की पहल अपने हाथ में ले ली है, जबकि ट्रंप की टीम केवल इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन वे मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है। फिर भी ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीवन विटकोव ने पहले ही रूसी प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियव के साथ जून के अंत तक एक बैठक तय कर ली है। वो इस बैठक को करना चाहते हैं और जून के अंत में यूरोप और रूस के बीच यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर पहली चरण की बातचीत होनी चाहिए। यहाँ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कुछ बदलाव वाकई में हुए हैं और ये बदलाव बेहतर दिशा में हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इन विषयों पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पेची न्यूज़। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम ताज़ा खबरें मिलते ही तुरंत प्रकाशित करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी, जो यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा केवल मॉस्को के साथ करनी है। मॉस्को के साथ वे अपनी खुद की और भी सख्त स्थिति से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं और ट्रंप की टीम संकेत दे रही है कि वे यूरोपियों का समर्थन करने के लिए तैयार है और कम से कम बाधा नहीं डालेंगे। तो कथित यूरोत्रयी के नेता यानी मैक्रों, स्टारमर और मर्ट्स मानते हैं कि युद्ध का रुख अब यूक्रेन के पक्ष में बदल गया है और यह बातचीत के लिए एक अवसर पैदा करता है जो उन शर्तों से आगे जाएगा जो अगस्त 2025 में ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात के बाद सामने आई थीं। ब्लूमबर्ग के अनुसार शांति समझौते की नई रणनीति पर चर्चा अगले हफ्ते फ्रांस में G7 बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी। ट्रंप ने पहले ही पुष्टि की है कि वह G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी वहां आएंगे। और अब यूरोत्रयी के नेता चाहते हैं कि बातचीत शुरू करने के लिए रूस वर्तमान मोर्चा रेखा पर तुरंत युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाए। वे यह भी मांग करते हैं कि समझौते के परिणाम स्वरूप यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी मिले, जिसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बलों की तैनाती शामिल हो। ये शर्तें 5 मांगों में हैं, जिन्हें किर स्टारमर, फ्रेडरिक मर्ज और इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद जारी किया। मैं याद दिला दूं, बयान के अनुसार 8 जून को लंदन में नेताओं की बैठक के बाद यूरोप की ओर से शांति समझौते में ये बातें लिखी गईं। तुरंत और पूर्ण युद्ध विराम। वार्ता की शुरुआत के लिए मौजूदा युद्ध रेखा आधार होगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बलपूर्वक नहीं बदलनी चाहिए। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए जिसमें बहुराष्ट्रीय बल तैनात हों। रूस की सैकड़ों अरब डॉलर की संपत्तियां तब तक जमी रहेंगी जब तक वह यूक्रेन को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता। यूरोप के सुरक्षा हितों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो यूरोपीय त्रयी के नेताओं ने ज़ेलेंस्की की उस सोच का समर्थन किया जिसमें उन्होंने ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधे वार्ता कराने की बात कही, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देश भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने ये सभी मांगें खारिज कर दी। वह अब भी डोनबास का वह हिस्सा मांगता है जिसे उसकी सेना ने पूरी तरह कब्जे में नहीं लिया और यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती से इनकार करता है। और युद्ध खत्म होने के बाद ही वह यूरोप को बातचीत में नहीं लाना चाहता। मॉस्को में इसे एंकरेज की भावना कहा जाता है, यानी वे शर्तें जिन पर ट्रंप और पुतिन ने कथित तौर पर अलास्का में सहमति बनाई थी। कथित तौर पर क्यों? क्योंकि रूसी प्रतिनिधि भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि एनकरेज की भावना क्या थी और किस पर सहमति बनी। वे बार बार कहते हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई रहस्यमयी समझौता था जिसे यूरोप ट्रंप को लागू करने से रोक रहा है। आलोचकों का कहना है कि क्रेमलिन की स्थिति निकट भविष्य में शायद ही बदलेगी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का गंजे पुतिन को लिखा गया खुला पत्र जानबूझकर लिखा गया था
ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुतिन खुलकर कहें कि वो बातचीत नहीं करना चाहते, और पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ व्यक्तिगत बातचीत से इनकार कर दिया। पुतिन ने अपने इस छोटे गंदे से मुंह से असल में कहा, मुझे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं दिखता। बस यही दर्ज करना जरूरी था, और यही पुतिन के लिए जाल बन गया, क्योंकि पुतिन ने अपने इस छोटे गंदे असल में गंदे से मुंह से असल में ट्रंप का कहना है कि पुतिन ने उससे धोखा दिया, ये कहकर कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो शांति नहीं चाहता। कथित तौर पर असल में यूक्रेन ही अब ट्रंप को दिखाना चाहते हैं कि देखो, पुतिन ने सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया के सामने शांति से इनकार कर दिया, बातचीत से इनकार कर दिया, सब कुछ से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो युद्ध चाहता है। तो इसका मतलब क्या है? समय आ गया है कि इस गंजे बौने को खत्म किया जाए। इसके अलावा यूरोपीय लोग इस बात का हवाला देते हैं कि युद्ध के 5वें साल में रूस की स्थिति स्पष्ट रूप से खराब होने लगी। रूसी सेना फंसी है और इलाके खो रही है। यूक्रेनी ड्रोन मोर्चे और क्रीमिया की सप्लाई लाइनें काट रहे हैं। रूस के अंदर ही नियमित रूप से तेल रिफाइनरियों, सैन्य ठिकानों और रक्षा उद्योग के उद्यमों पर बमबारी की जा रही है, और इससे कब्जाए गए क्रीमिया और रूस के दक्षिणी क्षेत्रों में ईंधन संकट पैदा हो गया है। साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को भी लगातार मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। रूसी आबादी में असंतोष बढ़ता जा रहा है, जो अब तक ज्यादातर इस युद्ध को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी। आप जानते हैं, मैं भी सोशल मीडिया पर जो वीडियो समय समय पर सामने आते हैं उन्हें देखकर हैरान हूँ। वहाँ पर जहाँ मुख्य रूप से रूसी महिलाएं कैमरे पर शिकायत करती हैं, कहती हैं ये कैसे हो सकता है, क्या क्या यहाँ कुछ फट गया, कुछ हो गया। हम सोचते थे युद्ध का हम पर असर नहीं होगा, पर अचानक उसका असर क्यों होने लगा? ये कैसे और क्या हो रहा है? हाँ, कुछ फटा है, घर में कुछ गिरा है, लेकिन कैसे? वे हैरान हैं, कहती हैं हमने सोचा था ये हमारे साथ नहीं होगा। यही पुतिन की नीति की जड़ है। उसने जंगली रूसियों को यह मानने का आदी बना दिया है कि वे बस भेड़ बकरियां हैं। बहादुरी से तुम पर कुछ भी निर्भर नहीं करता। देखो, तुम लोग आम जनता चुपचाप बैठे रहो, मुझे और सरकार को परेशान मत करो, राजनीति में मत घुसो, राजनीति में दिलचस्पी मत लो, राजनीति से बाहर रहो, और मैं जैसा कि कहते हैं तुम्हें परेशान नहीं करता, तुम लोग अपने काम वैसे ही करते रहो। ये एक तरह का सामाजिक समझौता था कि हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम हमें नहीं छेड़ना, बस। पर सच कहूं तो कुछ टूटने लगा, और इस स्थिति में यूरोपीय लोग मानते हैं कि रूस पर दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि उसे बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके, जिसे अब कीव के लिए ज़्यादा फायदेमंद स्थिति से किया जा सकता है। ईयू की कूटनीति नेता काया कालास ने यूक्रेन शांति प्रक्रिया में रूस से प्रिदनेस्ट्रोविया, दक्षिणी ओसेटिया और अब्खाजिया से सेना हटाने की शर्त रखी है। ब्रुसेल्स में राजनयिकों का कहना है कि यूरो ट्रॉयका देश बातचीत की मेज पर जगह लेने और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में चल रही शांति प्रक्रिया अब गतिरोध में फंस गई है। साथ ही वॉशिंगटन इस समय ईरान के साथ युद्ध में व्यस्त है। यूरोपीय लोग अपने प्रस्तावों के लिए ट्रंप का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस पर दबाव और बढ़ाया जा सके। ब्लूमबर्ग एजेंसी के एक सूत्र के अनुसार इससे यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ बातचीत की शुरुआत जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में हो सकती है। और यह निश्चित रूप से यह जानना दिलचस्प है कि ये बातचीत वास्तव में कैसे चलाई जाएगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय संघ से रूसियों से वार्ता के लिए एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है, क्योंकि उद्धरण के अनुसार मौजूदा किसी भी प्रारूप के पास पूरी यूरोप की ओर से बोलने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है, और वहाँ अलग अलग विचार भी थे। रूस उदाहरण के लिए मांग कर रहा था कि यूरोप की ओर से ऐसा प्रतिनिधि गेरहार्ड श्रेडर बने, जबकि यूरोप में यह चर्चा थी कि यूरोपीय संघ की ओर से ऐसा वार्ताकार डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हो सकते हैं। लेकिन आज खुद स्टब ने कहा कि वो ऐसी भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है और एकमात्र प्रतिनिधि यूरोपीय ट्रोइका में से कोई होना चाहिए। कहते हैं अगर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने ये जिम्मेदारी ली है तो वही इसे अंत तक निभाएं। यहाँ मैं फिलहाल विराम लगाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। लाइक करें और कमेंट में अपनी राय और निष्कर्ष लिखें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।